बेटी को लेने जा रही थी, तभी वो देखती कि बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। ये शहर में बहुत अनयूजुअल है और बर्फ पड़ने की वजह से एडेलाइन का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी एक झील में चली जाती है और झील का पानी इतना ठंडा होता है कि कुछ ही सेकंड्स में एडेलाइन की सांसें पूरी तरह से बंद हो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें स्लो होना शुरू हो जाती है और अब वो लगभग पूरी तरह से मर चुकी है। और तभी आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है और ये बिजली ठीक एडेलाइन की गाड़ी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से पानी में और एडेलाइन के दिल में एक जोरदार झटका लगता है और उसकी सांसें एक बार फिर से चलना शुरू हो जाती है। एडेलाइन किसी तरह से पानी से बाहर आती है और इस तरह से एडेलाइन की जान बच जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसके शरीर में अब बहुत बदलाव आ चुके हैं। इस वक्त एडेलाइन की उम्र 29 साल है और आज के बाद कभी भी उसके शरीर की उम्र नहीं बढ़ेगी, यानी कि उसका शरीर हमेशा इसी स्टेट में रहेगा, मतलब 29 साल का। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन एडेलाइन के पास एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है। वो उसका लाइसेंस चेक करता है और जब वो उसकी उम्र उसमें देखता है तो 45 साल होती है, लेकिन एडेलाइन 29 साल की लगती है। इसीलिए उसे शक होता है और वो एडेलाइन को अगली सुबह उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेकर पुलिस स्टेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन एडेलाइन उस जगह को छोड़ देती है क्योंकि उसे शक होता है कि उसके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद वो स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लर्क की जॉब करना शुरू कर देती है और अपने बारे में बहुत स्टडी करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो भी उसके साथ हो रहा है इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन उसे नहीं मिलता। और एक दिन जब वो अपने घर जा रही होती है तो 2 FBI एजेंट्स उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। वो उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। एडेलाइन समझ जाती है कि उसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं और वो देखती है कि वहां पर एक प्राइवेट प्लेन होता है जिसमें वो एडेलाइन को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। और जब दोनों एजेंट गाड़ी से बाहर होते हैं तो एडेलाइन गाड़ी की डिक्की के पीछे से निकलकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाती है और वो उसे कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगी तो एक नई आइडेंटिटी, एक नए नाम के साथ मिलूंगी। एडेलाइन वहां से चली जाती है और इसके बाद हर 10 साल बाद एडेलाइन अपना नाम, शहर, सब कुछ बदल देती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, यानी कि सन 2014 में, जहां पर एडेलाइन आज भी 29 साल की दिखती है, लेकिन उसकी असली उम्र आज 106 साल है। और जब वो न्यू ईयर की एक पार्टी में जाती है तो वहां पर एक लड़का उसे देखता है जिसका नाम एलिस जॉन्स होता है। एलिस उसके पास आता है और वो उसमें काफी इंटरेस्ट दिखाता है। वो उसे डेट पर चलने के लिए भी कहता है। हालांकि एडेलाइन को वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन एडेलाइन अपनी जिंदगी की सच्चाई जानती है। वो जानती है कि एलिस के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि वक्त के साथ वो तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन एडेलाइन हमेशा इसी तरह से रहेगी। इसीलिए वो उसे मना करके टैक्सी से वहां से निकल जाती है और अगली सुबह वो एक रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि एडेलाइन का आज बर्थडे है। वो न्यू ईयर के दिन पैदा हुई थी और वहां पर उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आती है जो काफी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन एडेलाइन आज भी 29 साल की लगती है। वो वक्त के साथ साथ अपना नाम, अपना काम, सब कुछ बदलती रहती है और अब वो एक लाइब्रेरी में काम करती है। वहां पर उससे मिलने के लिए एलिस आता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो एडेलाइन का एक फोटो लेना चाहता है, लेकिन एडेलाइन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दरअसल वो नहीं चाहती कि किसी के पास भी उसकी इस एज का फोटो रहे क्योंकि आने वाले वक्त में वो सब तो बूढ़े हो जाएंगी, लेकिन एडेलाइन ठीक इसी तरह से 29 साल की रहेगी। एलिस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा फोटो नहीं लूंगा, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। हालांकि वो पहले मना कर देती है, लेकिन बाद में एडेलाइन मान जाती है। ये दोनों एक हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं जहां पर ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। अगले दिन एक बार फिर से एडेलाइन एलिस के घर पर जाती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और अगली सुबह जब एडेलाइन यहाँ से टैक्सी से अपने घर वापस जा रही होती है तो टैक्सी एक रेड लाइट पर रुकती है और वहां पर एडेलाइन को एक बेंच दिखता है जिस पर कोई नहीं बैठा होता और वो अपनी अतीत की यादों में खो जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक लड़का बैठा है जिसके हाथ में वेडिंग रिंग है। दूर से एडेलाइन उस लड़के को देख रही होती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती और वहां से निकल जाती है।
ये सब सोच के एडेलाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये फैसला कर लेती है कि वो एलिस से अब दोबारा से नहीं मिलेगी, उससे बात नहीं करेगी, क्योंकि उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसका उसे आज तक दुख होता है। लेकिन एलिस खुद उसके घर के बाहर आ जाता है। इस बात से एडेलाइन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहां से मिला? एलिस कहता है कि लाइब्रेरी से। ये सब सुनकर वो उससे बहुत रूडली बात करती है और वो कहती है कि हमारे बीच में आज तक जो भी रिश्ता था वो मैं सब खत्म करती हूँ, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, और वो कहती है कि मैं सच्चे लोगों से, अच्छे लोगों से झूठ बोलती हूँ। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। दरअसल वो जानती है कि एलिस एक अच्छा लड़का है, वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन वो अपनी सच्चाई उसे बता भी नहीं सकती। एडेलाइन की बेटी बोलती है कि तुम्हें अब किसी से कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें कभी पकड़ना चाहते थे, जो लोग तुम्हें कभी चेस कर रहे थे, अब वो सब के सब मर चुके हैं। एडेलाइन अपनी बेटी को कहती है कि अभी हाल ही में उसके एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम एलिस है। वो उससे प्यार करता है, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने उसे मना कर दिया। ये सुनने के बाद एडेलाइन की बेटी बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम ये अपने आप लिए नहीं करना चाहती तो कम से कम मेरे लिए करो। और ये सब सुनने के बाद एडेलाइन फैसला करती है कि वो एलिस से मिलने जाएगी। वो एलिस से मिलने जाती है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। इन दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ये दोनों अब रिलेशनशिप में है। एलिस एडेलाइन को अपने मॉम डैड के घर इनवाइट करता है क्योंकि उसकी मॉम डैड की 40th एनिवर्सरी है। और जब एलिस और एडेलाइन एलिस के मॉम डैड के घर जाते हैं और एलिस के डैड एडेलाइन को देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से एडेलाइन भी शॉक्ड हो जाती है। एलिस के पिता कहते हैं कि एडेलाइन बोमेन। एडेलाइन कहती है कि नहीं, मेरा नाम जेनिफर है। दरअसल उसने नाम बदल लिया है। एलिस और इस पूरी दुनिया के लोग उसे अब जेनिफर के नाम से जानते हैं। एलिस के डैड कहते हैं कि मेरी एक पुरानी दोस्त थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, उसका नाम एडेलाइन बोमेन था। एडेलाइन अपने आप को संभालते हुए कहती है कि वो मेरी मॉम थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। एलिस के डैड को सुनकर दुख होता है, लेकिन इससे ज्यादा वो हैरान होते हैं। वो जेनिफर को यानी कि एडेलाइन को कहते हैं कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम को देख रहा हूँ। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाते हैं। वो अपनी अतीत की यादों में खो जाते हैं और उन्हें वो वक्त याद आता है जब वो जवान थे। ये वक्त था सन 1960 का, जब एक दिन एडेलाइन की गाड़ी खराब हो गई थी और उस वक्त एलिस के डैड जो कि जवान थे, उन्होंने एडेलाइन की मदद की थी। धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। और एक दिन जब ये हाइकिंग के लिए जाते हैं तो जंगल में एडेलाइन का हाथ बहुत गहरा कट जाता है, इसीलिए एलिस के डैड विलियम को उसके हाथ पर स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। एलिस के डैड विलियम अब एडेलाइन से शादी करना चाहते हैं और एक दिन एलिस के डैड विलियम पार्क की बेंच पर बैठकर एडेलाइन का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके हाथ में एक वेडिंग रिंग होती है। हालांकि एडेलाइन वहां पर आती है, वो टैक्सी में बैठी होती है, लेकिन जब वो विलियम के हाथ में वेडिंग रिंग देखती है तो वो अपना इरादा बदल देती है। वो उससे मिलने के लिए नहीं जाती और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वक्त के साथ विलियम बूढ़ा हो जाएगा और वो हमेशा वैसी रहेगी। उनका रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ वक्त पहले एक बार जब रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है और एडेलाइन एक बेंच को देखती है तो वो अपने अतीत की यादों में देखती है कि उस बेंच पर एक लड़का बैठा है जिसके हाथ में वेडिंग रिंग है, और ये और कोई नहीं बल्कि एलिस के डैड विलियम होते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट वक्त में दिखाया जाता है कि एक बार किस्मत इन दोनों को फिर से आमने सामने ले आई है, लेकिन अब एडेलाइन उसी के बेटे से प्यार करती है और उसका बेटा एलिस भी एडेलाइन से बहुत प्यार करता है। अब अगली सुबह जब एलिस के डैड विलियम गाड़ी से सामान निकाल रहे होते हैं तभी वहां पर एडेलाइन यानी कि जेनिफर आती है। एलिस के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे सिर पर एक कीड़ा बैठा है, और वो अपना सर झुका लेती है, उसका हाथ अपने सिर पर होता है। और जब एलिस के डैड विलियम कीड़े को हटा रहे होते हैं तो वो एडेलाइन के उल्टे हाथ पर देखते हैं कि एक चोट का, एक घाव का निशान है, और ये वही निशान होता है जो आज से सालों पहले जब ये दोनों हाइकिंग के लिए गए थे और जंगल में एडेलाइन का हाथ कट गया था और विलियम ने उसके हाथ पर स्टिचेस लगाए थे। विलियम ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब उसे एडेलाइन पे यानी कि जेनिफर पे शक है। वो अपने स्टोर रूम में जाता है जहां पर उसका पुराना सामान होता है और वो सामान में से अपना और एडेलाइन का पुराना फोटो ढूंढ कर निकालता है जो आज से सालों पहले उसी दिन खींचा गया था जिस दिन एडेलाइन का हाथ कटा था।
और वो देखता है कि उसका उल्टा हाथ ही कटा था। और अब विलियम को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये एडेलाइन की बेटी नहीं बल्कि खुद एडेलाइन है। और अब वो जेनिफर यानी एडेलाइन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे उल्टे हाथ पर जो एक घाव का निशान है, इस निशान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि इस घाव पर कई सालों पहले मैंने स्टिचेस लगाए थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम जेनिफर नहीं बल्कि तुम खुद एडेलाइन हो। और यहाँ पर एडेलाइन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो कहती है कि हाँ, मैं ही एडेलाइन हूँ। ये सुनकर विलियम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं सब कैसे हो सकता है? एडेलाइन कहती कि मुझे नहीं पता। विलियम उससे पूछते क्या तुमने अपनी सच्चाई को कभी किसी को बताया? वो कहती कि अगर मैं किसी को बता सकती तो सबसे पहले मैं तुम्हारे बेटे को बताती। विलियम एडेलाइन को कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो मेरे बेटे के साथ मत करना। उसकी जिंदगी से कभी दूर मत जाना, नहीं तो वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि उसका बेटा एलिस एडेलाइन से बहुत प्यार करता है। एडेलाइन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। और वो वहां से भागकर वापस घर आ जाती है और अपना सारा सामान लेकर वहां से निकल जाती है। और एलिस के लिए एक नोट छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है, एलिस आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस, आई कांट एक्सप्लेन जेनी। यानी कि वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं निभा सकती, मैं कुछ भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इस नोट को पढ़ने के बाद एलिस का पूरी तरह से दिल टूट जाता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ, क्यों वो अचानक इस तरह से चली गई। और वो भी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। हालांकि वो एडेलाइन को कॉल भी करता है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। और तब वो अपनी बेटी को कॉल करती है। वो कहती है कि मैं पूरी जिंदगी भागती रही, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहती बल्कि किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यानी कि उसने फैसला कर लिया है कि अब वो एलिस के साथ रहेगी। लेकिन इससे पहले कि वो वापस उसके पास जाती, एक ट्रक उसकी गाड़ी में टक्कर मारता है जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और ठीक उसी वक्त धरती की कक्षा के बाहर चांद पर एक बहुत बड़ा मीटेरॉइड टकराता है। चांद पर जिस भी तरह के बदलाव होते हैं वो हमारी धरती को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। और मीटेरॉइड टकराने के बाद समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे पूरा वातावरण बदल जाता है। और आज 78 साल बाद इस शहर में बर्फ गिरी है, यानी कि स्नोफॉल हुआ है। इस शहर में स्नोफॉल नहीं होता। आज से 78 साल पहले जब एडेलाइन ड्राइव करके अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही थी, उस रात भी इसी तरह से स्नोफॉल हो रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान भटक गया था और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर एडेलाइन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। उसका दिल अब पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस पहुंच जाता है और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी आ जाती है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे एक बार फिर से उसकी दिल की धड़कन वापस आ जाती है। जैसे 78 साल पहले बिजली गिरने से उसकी दिल की धड़कन वापस आ गई थी। और जब एडेलाइन को होश आता है तो हॉस्पिटल में होती है। उसके सामने एलिस और उसकी बेटी होती है। उसकी बेटी की उम्र इस वक्त 83 साल है। उसकी बेटी एलिस को बताती है कि मैं इनकी ग्रैंड मदर हूँ, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। एडेलाइन अपनी बेटी को कहती है कि एलिस को मैंने सब कुछ बता दिया, उसको सब कुछ पता है। यानी कि एडेलाइन ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल बीत जाने के बाद दिखाया जाता है कि एडेलाइन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एलिस और एडेलाइन अब एक साथ रहते हैं और ये आज न्यू ईयर की पार्टी में जा रहे होते हैं। और जब एडेलाइन अपने आप को शीशे में देखती है तो वो देखती है कि उसका एक बाल सफेद हो गया होता है। ये देखकर वो हैरान होती है और खुश भी, क्योंकि अब जैसे जैसे एलिस की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एडेलाइन की भी उम्र बढ़ेगी। यानी कि जब उसका दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ था तो उसके शरीर में एक बार फिर से बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। उसकी वजह से अब वो पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। एलिस एडेलाइन से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना? एडेलाइन कहती है कि हाँ, अब सब कुछ परफेक्ट है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2015 में
धमकी देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे, और अगर पैसा दोगे तो कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे गैंग से भी तुम्हें बचाएंगे। दविंदर बम्बीहा का एक्सटॉर्शन रैकेट चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में चलता था। लॉरेंस को भी यही पाप की कमाई चाहिए थी, तो इनकी इंटर गैंग राइवलरी की वजह से पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में शूटआउट्स हुए। हफ्ता वसूली के अलावा लड़ाई का एक और कारण था पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी के खिलाड़ियों पर अपना शिकंजा कसना। लेकिन सितंबर 2016 में दविंदर बम्बीहा एक पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਪੁਲਿਸ एनकाउंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। जो आजकल का यूथ बड़ा आकर्षित होता है इन गैंगस्टर्स को देखकर, वो ये बात अच्छे से समझ ले, जब भी कोई गैंगस्टर जिंदा होता है उसे छुप छुप कर रहना पड़ता है, या तो जेल में, और अगर जेल में नहीं है तब भी उसकी जिंदगी एक लग्जरी जेल की जैसी ही होती है। भले ही उसके पास पैसा है, लग्जरी है, लेकिन उसे रहना पड़ता है छुप छुप कर। अब चाहे ये लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर दाऊद इब्राहिम, जिस तरह आपके और मेरे जैसे लोग कभी इंडिया गेट पर मजे से कुल्फी खाते हैं, कभी ऋषिकेश में दोस्तों के साथ राफ्टिंग करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये सब आजादी इन गैंगस्टर्स को नसीब नहीं होती। इन्हें हर समय डर लगा रहता है कि कोई इन्हें मार देगा, या तो कोई दूसरा गैंगस्टर इन्हें मार देगा, या फिर पुलिस इनकाउंटर में मारे जाएंगे, या फिर जेल में बंद रहेंगे। ये भी हो सकता है कि जेल के अंदर अंदर ही इन्हें मार दिया जाए। दविंदर बम्बीहा के अलावा कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि लॉरेंस गैंग का एक और मशहूर गैंगस्टर था अंकित बहादुर। जब लॉरेंस को जेल हुई तो पंजाब और राजस्थान में अंकित ने ही गैंग को संभाला। इस पर 4 मर्डर और 15 एक्सटॉर्शन केसेस चल रहे थे, और फरवरी 2019 में जीर कपूर में पुलिस इसका एनकाउंटर कर देती है और यह मारा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जनसत्ता की एक रिपोर्ट में बताया कि इसकी मौत के बाद इसके पिता ने अस्पताल में इसका शव ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जो किया है उसका अंजाम यही होना था, और मैं देश के यूथ से अपील करता हूं कि कोई भी मेरे बेटे जैसा ना बने। अगर कोई बनेगा तो उसके साथ भी यही होगा। ऐसे ही एक कहानी है ड्रेडेड क्रिमिनल जितेंद्र गोगी की। ये भी लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग से जुड़ गया था। 4 साल तक पुलिस से आंख में चोली चलती रही, और आखिरकार मार्च 2020 में पुलिस ने इसे धर दबोचा। रोहिणी कोर्ट में इसे हियरिंग के लिए लाया जा रहा था कि तभी 2 लोग वकील के कपड़ों में आए और कोर्ट प्रेमिसेस में ही इसे गोली मार दी। ये 2 असैसिन्स जग्गा और राहुल भी वहीं पुलिस द्वारा मार दिए जाते हैं। ये जितेंद्र गोगी के राइवल सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के गैंग के लोग थे। इसके करीबन 1.5 साल बाद टिल्लू ताजपुरिया को भी मार दिया जाता है। कहां पर? तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में। गोगी गैंग के 4 लोगों ने उस पर लोहे के सुओं से 100 से ज्यादा बार हमला किया। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो मैं यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन जो लोग क्राइम से बहुत आकर्षित होते हैं उन्हें ये सर्च कर लेना चाहिए यूट्यूब पर। इस तरह बदला लेते हुए और उस बदले का बदला लेते हुए गोगी और टिल्लू गैंग की राइवलरी में इन्हें मिलाकर 20 लोग मारे जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट गोल्डी बरार ने इसके बाद फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि आज गोगी मान ग्रुप वाले भाइयों ने सारे भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया, बड़े भाई गोगी का बदला लेके। और भी जो कुत्ते जिंदा रह गए हैं उनका भी नंबर जल्दी आएगा। इन गैंग्स की दोस्ती दोस्तों कोई शोले फिल्म वाली जय वीरू की तरह दोस्ती नहीं होती, बल्कि इसका भी फंडा होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और जितेंद्र गोगी गैंग के अलावा इनके सिंडिकेट में कुछ और गैंग्स थे, जैसे सुब्बे गुर्जर और राजस्थान बेस्ड आनंदपाल सिंह। इनमें से सुब्बे गुर्जर को 2021 में हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, और 2022 में मानेसर नगर निगम और पुलिस उसके आलीशान 4 मंजिला घर को गिरा देती है। क्राइम की कमाई से बने हुए इस घर की कीमत थी 4 करोड़ रुपए। बताया गया कि यह गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ था। दूसरी तरफ आनंदपाल सिंह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। कुछ महीने पहले एक सीबीआई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आनंदपाल सरेंडर कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। आनंदपाल की एसोसिएट अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने काला जठेड़ी से शादी कर ली थी। तो एक तरफ है ये लॉरेंस, काला जठेड़ी, गोगी, सुब्बे गुर्जर और आनंदपाल सिंह का क्राइम सिंडिकेट, और इनके खिलाफ एक दूसरा क्राइम सिंडिकेट जिसमें शामिल थे दविंदर बम्बीहा गैंग, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, संदीप ढिल्लू और कौशल चौधरी। इनमें से बम्बीहा और टिल्लू मारे जा चुके हैं और बाकी तीनों जेल में बंद हैं। नीरज बवाना के ऊपर 40 से ज्यादा केस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग के केस शामिल हैं। अप्रैल 2015 की एक रात वो अपने परिवार से चोरी छुप के मिलने जा रहा था जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2017 में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, यानी कि उसके आसपास कोई भी और कैदी नहीं होगा। उसका वकील कोर्ट में बाद में गुहार लगाता है कि अकेलेपन की
वजह से वो डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। अप्रैल 2018 में कोर्ट आदेश देता है कि उसे दूसरे सिक्योर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां उसे दूसरे कैदियों से बात करने का मौका मिल सके। पुलिस ने उसके एक एसोसिएट सचिन उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार किया। वो जिस घर में रह रहा था वो नीरज के पिता प्रेम सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। उस घर में एक MG हेक्टर मिली, एक स्कॉर्पियो जिसे मॉडिफाई करवाकर बुलेट प्रूफ बनाया गया था। 4 देसी कट्टे, 79 कारतूस और 2 स्पेयर मैगजीन्स भी वहां बरामद हुई। इस वजह से नीरज के पिता प्रेम सिंह को भी अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा गैंगस्टर संदीप ढिल्लू 2018 में पुलिस कस्टडी से भाग गया था। 2020 में उसे सिलीगुड़ी में गिरफ्तार किया जाता है और आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। 2 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, इनकाउंटर के डर से पत्नी ने वायरल किया वीडियो। ढिल्लू की पत्नी वीडियो में कहती हुई दिखती हैं कि मैं प्रियंका, वाइफ ऑफ संदीप, मेरे पति को पकड़ लिया गया है। मुझे डर है कि मेरे पति का इनकाउंटर ना हो जाए। मैं ये किस्से आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि इन गैंगस्टर्स की जिंदगियां कैसी बीतती हैं। अगर कोई नौजवान फैसला करता है क्राइम की दुनिया में कदम बढ़ाने का, तो उसके परिवार के सदस्यों को, रिलेटिव्स और दोस्तों को क्या क्या सहना पड़ता है। तीसरा गैंगस्टर यहां पर था कौशल चौधरी। इसके बारे में पिछले साल खबर आती है कि इसने पुलिस कस्टडी में नाई से एक हेयर ट्रिमर छीनकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने इसे बचा लिया और अटेम्प्ट टू सुसाइड का एक और केस इस पर लगा दिया। इसी हफ्ते इससे जुड़ी हुई 2 और खबरें आई हैं। पहली ये कि इसके 2 शूटर्स ने दिल्ली के रानी बाग में एक बिजनेसमैन के घर पर गोलियां चलाई। 15 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन के लिए एक स्लिप छोड़ दी जिस पर लिखा था कौशल चौधरी, पवन शौकीन, बमबीहा गैंग। दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर देखिए, कौशल चौधरी ने लॉरेंस को मरवाने के लिए प्लान बनाया। इसी से ही रिलेटेड कुछ दिन पहले की ये खबर भी देखिए। क्षत्रिय करनी सेना ने 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करी है उस पुलिस ऑफिसर को जो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेवारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। कुछ दिन बाद इस खबर में अपडेट आता है कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही नहीं, अगर साबरमती जेल में बंद कोई कैदी भी लॉरेंस को मारेगा तो भी उसे ये इनाम मिलेगा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से कौशल चौधरी भी लॉरेंस की हिट लिस्ट पर है। ऐसा लॉरेंस ने NIA को पूछताछ में बताया। क्या कारण है इसके पीछे? कौशल चौधरी का रोल बताया जाता है विक्की मिद्धू खेड़ा के मर्डर में। विक्की लॉरेंस का करीबी था उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से। अगस्त 2021 में उसका मर्डर किया जाता है। विक्की का नाम अक्टूबर 2020 की सिर्फ एक FIR में था जो लिखी गई थी चंडीगढ़ के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में। इस FIR में विक्की पर आरोप था कि वो लॉरेंस गैंग का मेंबर था और उस गैंग के सदस्यों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था। मर्डर के 1 साल बाद मोहाली के SSP विवेकशील सोनी ने भी अपने बयान में यही कहा था कि लॉरेंस गैंग का करीबी होने के कारण विक्की राइवल बमबीहा गैंग का टारगेट था। दविंदर बमबीहा के मारे जाने के बाद इस गैंग को चला रहा था लक्की पड़ियाल। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने केस को क्रैक करते हुए बताया कि लक्की पड़ियाल के इंस्ट्रक्शंस पर कौशल चौधरी और अमित डागर ने इसकी साजिश रची थी। 4 शार्प शूटर्स को इसके लिए हायर किया गया था और बमबीहा गैंग के 12 गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए थे जिनमें 3 शूटर्स शामिल थे। उन्होंने भी इंटेरोगेशन में कौशल चौधरी और अमित डागर का नाम लिया। यहाँ हमारी कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। अमित डागर को लेकर नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक समय पर कौशल गिरोह के अमित डागर ने लॉरेंस को धमकी देकर फिरौती मांगी थी। लॉरेंस के फिरौती ना देने पर अमित डागर के गुंडों ने लॉरेंस से जुड़ी हुई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी की जयपुर में हत्या कर दी। बताया जाता है कि तब लॉरेंस बिश्नोई ने अमित डागर को 5 करोड़ रुपए की फिरौती दी थी। आज के दिन कौशल चौधरी और अमित डागर दोनों जेल में हैं लॉरेंस बिश्नोई की तरह। अमित डागर ने लव मैरिज करी थी ट्विंकल से। पिछले साल उसकी गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। ACP वरुण दहिया ने बताया कि वो अमित डागर के गैंग को ऑपरेट कर रही थी। उसके खिलाफ शिकायत थी कि वो गुड़गांव की खांडसा मंडी में सब्जी बेचने वालों से 3 से 4 हजार रुपए की उगाही करवाती थी। उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ये उसके साथ मिलकर खांडसा मंडी के अंदर एक्सटॉर्शन उगाही वगैरह का काम कर रही थी। इसके ऊपर अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ ऐसे संगीन आरोप हैं जिसके तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौशल चौधरी और अमित डागर के अलावा लॉरेंस ने एक और पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा कौशल चौधरी और अमित डागर के अलावा लॉरेंस ने एक और टारगेट बताया था, मनदीप धारीवाल।
लॉरेंस ने एलेज किया था कि मनदीप ने विक्की के हत्यारों की मदद की थी। मनदीप भी लक्की पड़ियाल से जुड़ा हुआ था, उसके धंधे को मैनेज करता था। फिलीपींस में इसको मार दिया जाता है और लॉरेंस गोल्डी बरार गैंग इसकी जिम्मेवारी लेता है। एक और टारगेट शगनप्रीत सिंह, जो लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर थे। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इसके पर्याप्त सबूत हैं कि लक्की पड़ियाल के साथ शगनप्रीत भी विक्की मर्डर में मुखिया साजिश करता था। वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया था, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का ओपन वारंट जारी हो चुका है, उसे वापस भारत लाने की कोशिश चल रही है। मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है और लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड मर्डर की जिम्मेवारी लेता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कहा था कि विक्की के मर्डर में शगनप्रीत सिंह और सिद्धू मूसेवाला शामिल थे। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में सिद्धार्थ बैनर्जी की एक रिपोर्ट छपी, जिसमें कई सोर्सेस के आधार पर बताया गया कि जैसे ही कोई आर्टिस्ट एक बड़ा नाम बन जाता है, उसके पास एक्सटॉर्शन के लिए धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। कई पंजाबी सिंगर्स के एक मैनेजर ने बताया कि सिंगर्स को पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। वहां कुछ गुंडे सिंगर से बात करते हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स के बीच में कहीं होते हैं। मान लीजिए कि वो स्टूडेंट पॉलिटिशियन गैंग ए के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ समय बाद सिंगर को गैंग बी से एक्सटॉर्शन का कॉल आता है, तो कई बार सिंगर फिरौती की रकम दे देता है, लेकिन कई बार वो स्टूडेंट पॉलिटिशियन से बात करता है और गैंग ए से मदद लेता है। सिंगर खुद से किसी भी गैंग या नेक्सस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन इस तरीके से बीच में फंस जाता है। एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने DW से बात करते हुए बताया कि इस तरह सिंगर्स जिन खराब एलिमेंट्स की पेट्रनेज लेते हैं, कुछ समय बाद वो खुद उनके लिए एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद था दोस्तों आप लोगों को दिखाना कि गैंगस्टर्स की जिंदगियां असली में कैसी होती हैं। फिल्मों में और न्यूज चैनल्स के द्वारा अक्सर गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बड़े स्टाइलिश तरीके से उन्हें दिखाया जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इन गैंगस्टर्स को वर्शिप करने लग जाते हैं। चाहते हो तो इसका एक पार्ट 2 भी बन सकता है इस वीडियो का, जिसमें बात करूं ये गैंगस्टर कल्चर एक्चुअली वहीं पुलिस द्वारा मार दिए जाते हैं। ये जितेंद्र गोगी के राइवल सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के गैंग के लोग थे। इसके करीबन 1.5 साल बाद टिल्लू ताजपुरिया को भी मार दिया जाता है। कहां पर? तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में। गोगी गैंग के 4 लोगों ने उस पर लोहे के सुओं से 100 से ज्यादा बार हमला किया। इस वारदात का CCTV वीडियो मैं यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन जो लोग क्राइम से बहुत आकर्षित होते हैं उन्हें यह सर्च कर लेना चाहिए यूट्यूब पर। इस तरह अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर
अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राजमानी क्लिप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे एक केस था कि टिल्लू ताजपुरिया, आपने सुना है इसका? राइट, तो उनका मर्डर कैसे हुआ? इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी मर्डर हुआ। हाँ, ये टिल्लू ताजपुरिया का जो कस्टडी के अंदर मर्डर है लास्ट ईयर मार्च में है आई गेस। तो हम सिर्फ मर्डर को देख रहे हैं, उसके पीछे क्या गैंग वॉर है, कितने लोग मारे जा चुके और क्या है, आप थोड़ा समझा बताओ। किस कंडीशन में। ये दो गैंग है, टिल्लू ताजपुरिया गैंग और जितेंद्र गोगी गैंग। तो टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी दोनों राइवल हैं, खून के प्यासे एक दूसरे के। दोनों साइड से दर्जनों गोगी गैंग के भी मारे जा चुके हैं, टिल्लू गैंग के भी। तो 2021 में आई गेस रोहिणी कोर्ट के अंदर जितेंद्र गोगी शूट आउट होता है, मौके पे जितेंद्र गोगी मारा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी आपका टिल्लू ताजपुरिया लेता है कि ये मैंने कराया। तो उसका बदला लेने के लिए वो गोगी गैंग का जो सरगना खुद था जितेंद्र मान, जिसका मर्डर हुआ कोर्ट में, उसका बदला लेने के लिए इसके जो बाकी साथी हैं, योगेश टुंडा, दीपक तीतर, इन लोगों ने फिर कॉन्स्पिरेसी हैच की और इनको भी बदला लेना था। और लास्ट ईयर मार्च में, क्योंकि दोनों की आपस में इस तरह से लड़ाई है कि या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। वो बहुत पुरानी। एंड ये दोनों दिल्ली के गैंग्स हैं। हाँ, दिल्ली गैंग। आज के ज़माने में जहाँ पे पुलिस इतनी स्ट्रांग हो गई है, उसके बाद भी गैंग्स बनाना और ये सब ऑपरेट करना, डू यू थिंक कि आसान है? और अभी भी बहुत सारे होते हैं? नहीं, देखिए गैंग्स तो हैं, अभी भी चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। तो पुलिस अपने तरीके से करती है। अभी जैसे मैंने बताया UAPA के मुकदमे इन गैंग्स के ऊपर भी लगे हैं। तो लेकिन जिसको एक्चुअल